जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड ईशानी दोषी। अगर आपको अर्थ के पास प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको अंटार्कटिका ज़रूर जाना चाहिए। इस साल की शुरुआत में मैं रशियन रिसर्च शिप में थी जो दुनिया के सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रही थी। मेरी जर्नी 13 डिग्री मद्रास से शुरू हुई, जिसमें मैंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और ढेरों इकोस्फेयर्स को पार करा और मैं पूरे 100 घंटों का सफ़र तय करके आखिरकार मैं अंटार्कटिका पहुंची। और जब मैंने पहली नज़र में अंटार्कटिका को देखा तो अंटार्कटिका की खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया। अंटार्कटिका का दूर तक फैला सफ़ेद लैंडस्केप और उस दूर तक फैले सफ़ेद लैंडस्केप के ऊपर साफ नीला आसमान बहुत ही दिलकश लग रहा था। और ये सफ़ेद लैंडस्केप और नीला आसमान ऐसे लग रहा था जैसे इन्फिनिटी तक फैला हो। अंटार्कटिका का इतना विशाल रूप देखकर और इतनी विशाल अंटार्कटिका में फैली खामोशी बड़ी हैरान करने वाली थी। पर मेरे लिए सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास हुआ करते थे। करीब 650 मिलियन साल पहले एक बहुत ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, जो आज के समय में अंटार्कटिका है। तब चीजें काफी अलग हुआ करती थी। तब ह्यूमंस धरती पर नहीं थे और उस टाइम पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हुआ करती थी। और तब इस धरती पर लाखों अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर हुआ करते थे। 500 मिलियन साल तक गोंडवाना ऐसे ही फलता फूलता गया। पर फिर अचानक से एक ऐसा टाइम आया जब डायनासोर्स धरती से पूरी तरह से खत्म हो गए और अब मैमल्स का दौर शुरू हो गया। और धरती पर जो इकलौता जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था, वो अब अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा और ऐसे अलग अलग कंट्रीज का जन्म हुआ। अंटार्कटिका में आना ऐसा है जैसे कि आप हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हो। यहाँ आकर आपको क्वाड्रिलियन फोल्ड की सिग्निफिकेंस, ओजोन और कार्बन की सिग्निफिकेंस और इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन की सिग्निफिकेंस के बारे में पता लगेगा। जब आप सोचते हो कि यह सब कुछ 1 मिलियन साल में हुआ है तो ये एकदम दिमाग चौंकाने वाला है। ज़रा इमेजिन करें कि इंडिया अपने आप को नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है और इंडिया की एशिया से टकराने की वजह से हिमालय का जन्म होता है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट करता हुआ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है उसे ज्वाइन करने। लेकिन सिर्फ अंटार्कटिका एकदम अकेला दुनिया के एकदम बॉटम में है। मेरे जैसे सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन के लिए एक ऐसी जगह 2 हफ्ते बिताना जहाँ ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ हो, बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस है। यहाँ चलना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप किसी पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हो, जहाँ इंसानों के होने का कोई नामो निशान नहीं। ना तो यहाँ पेड़ है, ना पौधे हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं और ना ही बिल्डिंग्स हैं। यहाँ आकर आपको अर्थ पर होने का एहसास और टाइम का एहसास अब बिल्कुल ही भूल जाओगे। यहाँ के नज़ारे ही ऐसे हैं जो आपको अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अंटार्कटिका में आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर ह्यूमंगस लेवल तक की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक माइट से लेकर ब्लू व्हेल तक। और तो और कंट्रीज के बराबर के साइज के आइसबर्ग भी देखने को यहाँ मिलते हैं। और लार्जेस्ट आइसबर्ग जो अंटार्कटिका में मिला है वो बेल्जियम कंट्री के साइज का है। और सबसे खास और अनोखी बात तो ये है कि यहाँ गर्मियों में पूरे 24 घंटे दिन रहता है। यहाँ की सबसे वियर्ड बात ये है कि यहाँ दूर दूर तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है जो अवलांच के होने पर टूटता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन को धरती पर आए अभी सिर्फ 12,000 साल ही हुए हैं, जो अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम के सामने बहुत ही छोटा समय है, एकदम कुछ सेकंड्स के बराबर। और इतने थोड़े समय में ही हम इंसानों ने नेचर को बर्बाद कर दिया है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लगातार बढ़ने से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से खत्म हो रहे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अब बहुत ही लिमिटेड और थोड़े से नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं।
फॉसिल फ्यूल्स को बेतहाशा खर्च करने की वजह से हमारे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। आज के दौर में क्लाइमेट चेंज पर डिबेट बहुत ज़्यादा होती है, ये एक हॉट टॉपिक है। और सबके यही सवाल होते हैं कि क्या अंटार्कटिका की बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी, क्या इससे ओशंस का लेवल पर असर पड़ेगा, क्या इससे दुनिया खत्म होगी। शायद हाँ और शायद नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन अंटार्कटिका का इस डिबेट में एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की एक वाहिद एक इकलौती जगह है जहाँ कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रह पाई, नहीं सस्टेन कर पाई। इसलिए ये जगह एकदम अनछुई, एकदम अनटच्ड है। पर अंटार्कटिका सबसे इम्पोर्टेंट जगह इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका की आइस कोर्स में 500,000 साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अगर हमें अर्थ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करना है तो हमें अंटार्कटिका ही जाना चाहिए। और ये काम स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम कर रहा है, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के आखिरी किनारों तक ले जाया जाता है और उन्हें प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करने के बारे में एजुकेट किया जाता है। ये प्रोग्राम पिछले 6 सालों से कनेडियन चोफ ग्रीन द्वारा चलाया जा रहा है। पहले चोफ ग्रीन सेलिब्रिटीज और अमीर तरीन लोगों को ये टूर कराते थे, पर ये लोग इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। सो उन्होंने इन सब लोगों को ले जाना बंद कर दिया। अब स्टूडेंट ऑन आइस के जरिए वो सिर्फ फ्यूचर जनरेशन्स यानी बच्चों को ले जाते हैं, जो फ्यूचर में आगे जाकर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे और पावरफुल लोग बनेंगे, जो प्लेनेट के बारे में बेहतर सोचेंगे और प्लेनेट अर्थ की भलाई के लिए नियम कानून बनाएंगे, जिससे प्लेनेट अर्थ का फायदा होगा। सो ये प्रोग्राम कामयाब रहा। इस प्रोग्राम के कामयाब होने की वजह ये है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर प्लेनेट के ऊपर मंडराते खतरों के बारे में बात करते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पोल्स पे जाकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विशाल आइस ग्लेशियर्स को तेजी से पिघलते हुए देखते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा खतरा है। अंटार्कटिका हमें दिखाती है कि एनवायरनमेंट में छोटा सा भी चेंज कितना बड़े घातक नतीजे ला सकता है। जैसे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, जो एक समुद्री घास है। ये समुद्री घास पूरे सदर्न ओशंस की फूड चेन को नरिश और सस्टेन करती है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये वार्निंग दी है कि अगर ओजोन लेयर और ज़्यादा डिप्लीट हुई तो इसका समुद्री घास पर बहुत खतरनाक असर पड़ेगा, जो बाकी सारी मरीन लाइफ को और उस रीजन की बर्ड्स और ग्लोबल साइकिल को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब वैसे तो मेरे अंटार्कटिका का सारा ही एक्सपीरियंस बड़ा रोमांचक रहा है, पर मैं अपने एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताती हूँ। जब हम अंटार्कटिका सर्कल में 65 डिग्री साउथ पर थे तो हमारी शिप सोलांस की दो आइलैंड्स के बीच मोटी बर्फ में फंस गई थी। ये मोटी बर्फ हमारे शिप को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। सो कैप्टन ने ये फैसला लिया कि वो शिप को घुमाकर फिर से वापस ले जाएंगे। सो कैप्टन ने हमें आदेश दिया कि हम सब थोड़ी देर के लिए शिप से उतरकर ओशन पर उतर जाएं। सो हम सब कुल 52 लोग 5 फीट मोटी समुद्री बर्फ पर उतर गए। अब जब हम नीचे उतरे तो नज़ारा बेहद ही मनमोहक था। ढेर सारी सीट्स आसपास बैठी धूप सेक रही थी, उनमें से कुछ मस्ती कर रही थी और कुछ पानी में तैर रही थी। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे हमारे गली के डॉग्स बरगद के पेड़ के नीचे छांव में बैठते हैं। मैं सोच में पड़ गई इस प्लेनेट की बैलेंस की खूबसूरती को देखकर। कैसा लगेगा अंटार्कटिका जब अंटार्कटिका वापस से गर्म जगह में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि वो पास्ट में हुआ करता था। क्या ये देखने के लिए मैं जिंदा बचूंगी या डायनासोर्स मैमन्स की तरह मैं भी मर चुकी होंगी।